वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप बीए के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या अभी रिजल्ट नहीं आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप मान करके चलो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं होंगी वो संपन्न करवा ली जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द आप सिलेबस अपना कवर कर लें। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सारी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो इसमें आपको 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का जो इतिहास है यही आपको पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास एक होता है और एक होता है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस होगा वो अभी मैंने नहीं डिस्कस किया है। एक दो दिनों में प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी मैं डिस्कस कर दूंगा कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो प्राचीन इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है और मध्यकालीन इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपने प्राचीन इतिहास लिया हुआ है तो प्राचीन इतिहास का सिलेबस आपको देखना है, और मध्यकालीन इतिहास लिया हो तो ये सिलेबस आपको देखना है। ठीक है, चले। नवीनतम पाठ्यक्रम है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर सभी विश्वविद्यालयों के लिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी को यही पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड मतलब मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ना है। अब मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी में बेसिकली होता क्या है, देखें हमको कहाँ कहाँ से तक पढ़ना भैया। 1757 ईस्वी से लेकर के 1950, ये दोनों एक प्रकार से कि कितने समय आप देखें इसमें क्या होता है। 1757 से क्या होता है, जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं या अंग्रेज जो लोग जो होते हैं वो भारत पर एक प्रकार से कब्जा इनका इसी समय बेसिकली रहता है। 1757 से लेकर के 1950 लगभग आप देखेंगे 200 वर्षों का समय है ये, जिसमें एक प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। 200 वर्षों तक एक प्रकार से एक, वैसे तो गुलाम 400 वर्षों तक आप रहें, लेकिन उस 1600 ईस्वी में आती है कंपनी, लेकिन उस दौरान आप देखें 1787 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध की अगर बात की तो इस युद्ध के बाद से ही एक प्रकार से जो है वो जो कंपनी होती है वो एक प्रकार से अपने फुल फॉर्म में होती है, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। 1757 के बाद में 1761 और ऐसे तमाम प्रकार के युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, भी आगे चल करके मैं समझूंगा। तो एक प्रकार से प्लासी के युद्ध से लेकर के और 1950 यानी जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो जाता, 1947 में देश आज़ाद हुआ अपना और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जिसको बनने में 2 साल मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में कई सारे लोग थे जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और एक प्रकार से 22 भाग बनाया। आज वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेदों की संख्या हो चुकी है। इसके अलावा अनुसूची लगभग 12 हो चुकी हैं और भाग लगभग 25 के आसपास। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझना, हालांकि यहाँ पर संविधान के बारे में नहीं जानना है, लेकिन हाँ संविधान जो एक प्रकार से निर्मात्री सभा या उसके बारे में कुछ एक आध टॉपिक आ जाएगा, हम देखेंगे अभी कौन कौन से चैप्टर के बारे में देखना है बेसिकली। चले, पहले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे भैया। पहले चैप्टर में हम लोग भारत में यूरोपियन कंपनियां जो हैं उनका आगमन जो है कैसे होता है पूरा विस्तार से जानेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूरा विस्तार समझेंगे, कौन कौन सी कंपनियां आनी प्रारंभ होती हैं। और हम लोग देखेंगे कि भाई 1600 ईस्वी से जो कंपनियां आई, 1600 ईस्वी में बेसिकली 1611 वगैरह में पहली कोठी स्थापित करती, व्यापारिक कोठी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे केवल इंग्लैंड के ही कंपनी नहीं आई थी, फ्रांस की भी कंपनी थी, डच थी। ठीक है, तमाम सारे जो है जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, वहाँ की कंपनियाँ भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आईं। यहाँ पर पहले व्यापारिक उद्देश्य से आईं, व्यापार करने लगी। लोगों को यह पता चला वहाँ के यानी अंग्रेज लोगों को कि यहाँ पर शासन सत्ता में क्या है, सभी लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर एक प्रकार से एकता का अभाव है, एकता की कमी है। और आपस में ही राजा लड़ते थे, तो एक राजा का मदद कर देते थे ये लोग, दूसरे राजा एक प्रकार से को हरा देते थे, और उसके बाद में जो है कुछ अपना फ़ायदा हो जाता था, कुछ दूसरे राजा का। इस तरीके से एक राजा से मिला करके दूसरे राजा की फुटमत डाल करके और इस तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति ये लोग अपनाते थे अंग्रेज लोग। और कुल मिलाकर के पहले तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पहले अंग्रेज़ों की रणनीति यही रही, त्रिसंघर्षीय मतलब कि संघर्ष चला। यहाँ पर आप समझें एक क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट में मतलब कि जैसे कि सारी टीमों को बाहर कर दो और उसके बाद फाइनल में आपको जाना है। अब फाइनल एक प्रकार से हुआ वही प्लासी का युद्ध, उसके बाद में सब खत्म। तो पहले यहाँ से अंग्रेज की जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया, पहले यहाँ से फ्रांसीसियों को, डचों को, इन सबों को यहाँ से भगाया।
यानी ताकि कोई व्यापारिक मामला एक प्रकार से कोई कंपटीटर ना बचे यहाँ पर। फ्रांसीसी कंपनी कंपटीटर थी, फ्रांस को भी यहाँ से भगा दिया हरा भरा करके, ठीक है, और बाकी सभी को खरीद लिया। तो जो साम दाम दंड भेद सब नीतियों को अपना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकाधिकार जमा लिया पूरे के पूरे बाजार पर, पूरे के पूरे एक प्रकार से मार्केट पर, और अब उसी कंपनी का बना हुआ माल सभी भारतीयों को मिलने लगा। यानी कि एकाधिकार पहले विदेशी कंपनियों के यहाँ से भगाओ, कोई प्रतिस्पर्धा वाला बचेगा नहीं, कोई कंपटीशन वाला बचेगा नहीं, तो जैसे जितने दाम पे हम माल बेचेंगे वहीं पर लोग खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक प्रकार से इंग्लैंड का प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हो पाया, क्योंकि उसने पहले एक प्रकार से अपने कंपटीटर को यहाँ से भगाया। फिर उसके बाद में यहाँ के राजाओं से संधि और यहाँ के राजाओं से एक प्रकार से मेल व्यवहार करके एक दूसरे को लड़ा भिड़ा करके और अपना काम बनता किया, चलता किया, और ये था। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे होता है, डच, हूण, यमन, ये सब कैसे कैसे है, पूरा विस्तार से बताऊंगा। वास्को डिगामा वगैरह के बारे में भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे आते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा जो हुई, आंग्ल माने अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में बड़े युद्ध हुए हैं। तो आंग्ल और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा जो हुई है, एंग्लो फ्रेंच जो है राइवलरी इन कर्नाटक, तो उसमें जो एक प्रकार से जो युद्ध हुआ या जो कंपटीशन रहा दोनों कंपनियों के बीच में, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो इन दोनों के एक प्रकार से जो कन्फ्लिक्ट थे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता है, और इसके अलावा प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, बक्सर का युद्ध होता है 1761 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से 1757 वगैरह का जो युद्ध होता है, यहीं से बेसिकली एक प्रकार से भारतीय राजनीति पर अधिकार धीरे धीरे होने लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसिडेंसी और इसके अलावा आप देखते हैं बंगाल, बम्बई और कलकत्ता, ये सब जगहों पर एक प्रकार से मतलब वही कलकत्ता, बंगाल, उन सभी जगहों पर एक प्रकार चेन्नई, इन सभी जगहों पर अपना आधिपत्य जमाने लगता है। तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय कैसे हुआ पूरा विस्तार समझेंगे, और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध डिटेल में हम जानेंगे, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। फिर इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। चौथा चैप्टर हम लोगों को देखना ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादेशिक विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रादेशिक विस्तार हुआ, किस तरीके से वो एक प्रकार से अपने सीमा को बढ़ाने लगी, किस तरीके से सैनिक वगैरह रखने लगी, ये सारी चीज़ें 1770 से लेकर के 1856 ईस्वी तक एक प्रकार से जो चीज़ें हुई, खास करके मराठा, सिंध और अवध, इन सभी को अपने कब्जे में कर लिया। 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक आप देखते हैं, 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। फिर उसके बाद में 1858 ईस्वी में एक अधिनियम बन करके आता है ब्रिटिश मतलब कि वहाँ से ब्रिटेन से, और उसमें ये बताया जाता है कि एक प्रकार से अब कंपनी का शासन वहाँ भारत में नहीं होगा, अब एक प्रकार से कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी। जैसे कि यहाँ से अभी कोई मान लेते हैं अंबानी जी की कोई कंपनी जाए, जैसे आजकल क्या चल रहा है, आजकल आप देखो किस तरीके से मूर्ख बनाया है पूरी जनता को इस टेलीकॉम कंपनियों ने। जितने भी ये फ़ोन और 4G और 5G का हम लोगों को चस्का लगवा दिया है रील्स वगैरह देखने का, अब ये आप तो मानोगे है नहीं, 50-50 रुपये सब में बढ़ोतरी कर दिए हैं। किसी ने 50 बढ़ाया, किसी ने कुछ बढ़ाया। आप देखो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक प्रकार से मूर्ख कौन बनना, जनता ही बन रही। पहले फ्री में जियो का सिम लॉन्च हुआ, जब फ्री में लॉन्च किया तो भाई लोगों को लगा कि भाई ये अपने हैं, लॉन्च कर दिया चलो। फिर उसके बाद में चस्का लगाया पूरे भारतवासियों को, जो पढ़ने वढ़ने लायक बच्चे थे सबको रील दिखाने में बिजी करवा दिया, सांस्कृतिक माहौल सब खराब हो गया, नैतिक पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके 249 का रिचार्ज, 149 का ऐसे रिचार्ज होना प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद में और उसको प्लान क्या कर दिया, महंगा कर दिया। जब लगा कि भाई सभी लोगों के पास जियो का सिम या सभी लोग वोडाफोन या एयरटेल का सिम सभी के पास पहुंच चुका है, फिर क्या कर दो, प्लान महंगा कर दो। अरे भैया क्यों एक प्रकार से जनता को लूट रहे हो आप लोग। अब इसमें क्या होगा, आप सरकार, इसीलिए तो होता है कि भाई जब लोग कहते हैं कि सरकारों को एक प्रकार से एक मापदंड फिक्स करना चाहिए कि भाई इससे इतना महंगा नहीं हो सकता। अब पहले टैरिफ भी डलवाना पड़ता है कि भाई अगर आपको फ़ोन आना है तो भी आपको पैसा डलवाना पड़ेगा, मतलब फ़ोन चाहे मिलाओ चाहे ना मिलाओ। पहले होता था बड़े भैया कि 10 रुपये का रिचार्ज अपना लेते थे, 7 रुपये मिलता था, भले ज़्यादा देर बातचीत नहीं कर पाते थे, लेकिन अपना जो है 7 रुपये 90 पैसे में पूरा एक महीने तो निपट जाता था। अरे कौन ज़रूरी है 2-2 घंटा बतवाए क्या का। तो ये एक प्रकार से मूर्ख ही बनाया जा रहा है जनता को। इस पर सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। BSNL जो कि सरकारी कंपनी सिम है, वो तो एकदम से अपना
मतलब खलास की तरफ वो कुछ काम ही नहीं कर पा रही उतना बेस्ट तरीके से, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां चरम पर उठ रही हैं। तो बीएसएनएल को आप सामने आकर के एक नया प्लान लॉन्च करना चाहिए कि भाई अब ये मैं सिम लॉन्च कर रहा हूँ, इस सिम में इतनी फैसिलिटी होगी, हम आपको कम पैसे में चीज़ें करेंगे। क्योंकि जनता एक प्रकार से कहाँ से इतने पैसे पाएगी। आप सोचो, एक बच्चे ने, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया, 100 रुपये का। कितने रुपए भैया? 100 रुपये का कोर्स लॉन्च किया। हिंदी का कोर्स है, बीए थर्ड सेमेस्टर का। बीए थर्ड सेमेस्टर का मैंने कोर्स लॉन्च किया है हिंदी का, ठीक है। कितने रुपए का है? थर्ड मतलब कि 100 रुपये का कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आपको लेना है तो हमारे नंबर 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसी पर आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोर्स का मैं एक बता रहा हूँ, अभी एक जो डिटेल में मुख्य जानकारी आपको देने वाला हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर एसएमएस करिएगा, ठीक है। और बोलिएगा कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। आपके पास एक क्यूआर स्कैनर में सेंड करूँगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसके बाद में गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी कुछ आप चलाते हैं, ठीक है, तो वो सब आप सेंड कर देंगे 100 रुपये मात्र, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स हर एक सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जब भी आपकी इसे हिस्ट्री की या अन्य सब्जेक्ट की कोई क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी, या चैप्टर वाइज जब इसकी क्लास होगी, ये सब क्लासेस उसी ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जितने भी लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे अभी, उनके लिए एक प्रकार से विशेष है कि भाई अभी 100 रुपये में ही आपको सारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है, देर ना करें। तो मैं एक प्रकार से ये 100 रुपये में केवल कोई मतलब पूरा कोर्स लॉन्च किया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं पीडीएफ नोट्स भी दे रहा हूँ, मैराथन क्लास भी दूंगा, मॉडल पेपर्स भी दूंगा, ठीक है। फिर भी बच्चे कमेंट करे थे हमारे पास कि सर जी कुछ, मतलब एक बच्चे ने हमारे पास एसएमएस किया आज सुबह कि सर जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 100 रुपया नहीं है। अब आप सोचो, 250 रुपये का 10,000 रुपये का आप फ़ोन चला रहे हो, आपके पास 100 रुपये नहीं है। अब इसको लेकर के जब कोई बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं तो पहले तो एक प्रकार से मैं सोचता था कि भाई हो सकता है 100 रुपये ना हो, लेकिन फिर एक दूसरा दिमाग जाता है कि भाई देखो, अगर आप 5,000 6,000 का फ़ोन चलाते हो, आप 100 रुपये एक प्रकार से दे करके अगर कोर्स ले रहे हो, तो उसमें भी आप सोच रहे हो कि उसमें भी 50 रुपया गुरुजी ले लीजिए, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं। तो भैया आप वैसे पढ़ो, मैं तो फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा तो हमारी बिजली की बिल आ जाएगी, जितना हमारा कोर्स नहीं चलता। तो जितना कोर्स में आप पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा बिजली बिल और किताबों का खर्चा ये सब लग जाता है, ठीक है। बस इसलिए मैं एक प्रकार से मात्र, मतलब बहुत सारे जो हमारे होते हैं स्टाफ के लोग, वो कहते हैं कि सर जी जो है आप इतने सस्ते में कोर्स क्यों लॉन्च करते हो। तो मैं उनसे यही बताता हूँ कि भाई 100 रुपये एक प्रकार से एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भी एक प्रकार से अगर बच्चा मान लेते हैं, आजकल तो 100 रुपये एक प्रकार सभी के पास होता है, लेकिन फिर भी मैं 100 रुपये ही रखता हूँ कोर्स, ताकि सब बच्चे खरीद सकें, सभी बच्चे उसको पढ़ सकें, ठीक है। और बाकी मैं बिल्कुल, अगर जो बच्चे पढ़ने लायक, मतलब जिनके पास 100 रुपये भी नहीं है, उनके लिए भी मैं ये नहीं कहता कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। डिटेल में एक प्रकार से आपको जानकारी, जैसे कि पीडीएफ नोट सब कुछ बाकायदा आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर ही मैं पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं परीक्षा के अंतिम समय में शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए मेहनत करता है। तो अब आप सोचो, जो बच्चा 100 रुपये देने में करतिरिया रहे हैं, 100 रुपये नहीं दे रहे हैं, वो बच्चे एक प्रकार से मोबाइल में रिचार्ज करवाते होंगे, तो 350 का रिचार्ज, 349 का रिचार्ज, 249 का रिचार्ज 299 में हो गया, तो वो कैसे करवाएंगे? ये मैं मुद्दा आपको छेड़ रहा हूँ। तो लेकिन वो लोग करवा लेंगे, रिचार्ज करवा लेंगे, लेकिन अगर आप कोर्स का नाम लेंगे तो शिक्षा को व्यापार बना दिया है, ऐसे कमेंट करने लगेंगे। तो ये चीज़ें एक प्रकार से आप बिल्कुल ना करें कि हमारे पास सर जी 100 रुपये नहीं हैं। तो एक प्रकार से 100 रुपये आप के पास नहीं होंगे, आपके पिताजी से आप ले लीजिए 100 रुपये। 100 रुपये में अगर आप इतने सारे लगभग 30 35 40 क्लासेस आपको मिल रही हैं, मैं पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो क्या 100 रुपये का कोर्स नहीं, मतलब लगभग हिंदी की क्लास में पूरा का पूरा हिंदी का जो मैंने इतिहास, पूरा हिंदी गद्य पढ़ाना है आपको, एमए पीजीटी टीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा देंगे, वहाँ तक आपकी मदद करेगा। तो फिर आप उसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर भी आप लोग जो है सोचते हो और दिमाग लगाते हो फर्जी का। चले तो जिनको भी लेना तुरंत एडमिशन ले लें। अभी क्या ले लें, अभी एडमिशन हो जाएगा तो आपको बेहतर जानकारी मिलती रहेगी और आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे। चौथे चैप्टर में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादेशिक विस्तार, यानी किस तरीके से विस्तार किया, 1770 से 1856 ईस्वी में मराठा, सिंध और अवध पर कब्जा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 5वें चैप्टर में हमको पढ़ना है, रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब का उदय हुआ और विजय अभियान जो चलाया गया रणजीत सिंह के द्वारा, उनका प्रशासन कैसा रहा, पूरा विस्तार से हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद में जो छठा चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, छठवें चैप्टर में हम लोग 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का जो उदय हुआ, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासक रहे जिन्होंने एक प्रकार से अंग्रेज़ों का सामना किया। तो राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन 18th सेंचुरी, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, इनके दोनों के बारे में समझेंगे, पिता पुत्र हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक काल क्या होता है, यानी इंग्लैंड मतलब अंग्रेज लोग जब भारत पर कब्जा किए हुए थे उस दौरान। औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था मतलब कि भूमि से टैक्स कैसे वसूला जाता था, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, रैयतबाड़ी थी और महालबाड़ी, ये तीनों व्यवस्थाएं क्या थी, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। इसके अलावा रैयतबाड़ी एंड महालबाड़ी सिस्टम, इन दोनों के बारे में, इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में जो कि भूमि से टैक्स लेने से संबंधित हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में क्या 8वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय पुनर्जागरण के बारे में। भारतीय पुनर्जागरण में खासकर सुधार और जो पुनरुद्धार हुआ है भारतीय समाज का या भारतीय जो भी चीज़ें रही हैं, तो इंडियन रेनेसा के बारे में जानेंगे, रिफॉर्म एंड रेबेल मतलब कि रेबिबल्स, ठीक है। इसके बाद में 9वें चैप्टर में हमको सत्ता का हस्तांतरण पढ़ना है। सत्ता का हस्तांतरण बेसिकली 1858 में हुआ, जब 1858 का अधिनियम आता है। और चूंकि जैसे कंपनी है, मैं कंपनी का उदाहरण दे रहा था, वैसे कंपनी है, अब मुकेश अंबानी की कोई कंपनी मान लेते हैं, अब ये एक प्रकार से जाए कोई देश में, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में जा करके एक प्रकार से अपनी कंपनी स्थापित कर दे। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में एक प्रकार से क्या कर दे, अपनी सेना रखने शुरू कर दें अंबानी जी, और सारी चीज़ें करके वहाँ पर कब्जा कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से ऐसे ही अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक है। अब लेकिन जब भारत सरकार को पता चला कि भाई अंबानी जी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो भारत सरकार कहेगी अंबानी ने कोई गलत काम किया मान लेते हैं, तो भारत सरकार क्या करेगी, कहेगी ठीक है हटो अंबानी, अब तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। चूँकि 15 साल तक ही एक प्रकार से एग्रीमेंट था। जो अंग्रेज की कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो केवल 15 साल के लिए एग्रीमेंट पर आई थी, ठीक है। मुगल बादशाह के यहाँ पर 15 साल वहाँ से महारानी का सिग्नेचर था और 15 साल यहाँ पर सिग्नेचर हुआ था कि भाई 15 साल तक यहाँ पर व्यापार करना है। लेकिन 15 साल के बाद जब व्यापार और शुरू करने लगी, उसके बाद में पूरा राजनीतिक पैठ बना लिया यहाँ पर, तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट अपना सत्ता हस्तांतरण कर लिया, सत्ता को एक प्रकार से ब्रिटेन डायरेक्ट चलाने लगी। यही काम हर जगह। तो सत्ता का हस्तांतरण हम समझेंगे कंपनी से क्राउन, यानी कंपनी का शासन जो है डायरेक्ट क्राउन, क्राउन माने होता है जो ब्रिटिश ताज होता है, क्राउन माने मुकुट होता है, तो जो मुकुट यानी कि जो गद्दी पर बैठती है रानी या राजा, उसके ऊपर होता है। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के प्रशासनिक सुधार जो रहे हैं, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन जो हैं, दोनों एक प्रकार से वायसराय रहे हैं भारत के, तो इन दोनों के बारे में जानने का प्रयास करूँगा, इनके दोनों के समय में क्या क्या सुधार किए गए हैं। इसके बाद में 10वें चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, 10वें चैप्टर में हम लोगों को लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार के बारे में जानना है और बंगाल का विभाजन देखना है। बंगाल विभाजन बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू और मुसलमान में एकता बहुत ज़्यादा थी। बंगाल जो था, जैसे बांग्लादेश आज जो है वो पूर्वी बंगाल था, और आज का जो पश्चिम बंगाल अपने देश में पश्चिम बंगाल वो था, दोनों में बंटवारा कर दिया गया। क्योंकि हिंदू एक प्रकार से थे पश्चिम बंगाल में और मुसलमान थे बांग्लादेश में, तो दोनों का एक प्रकार से बंटवारा कर दिया गया, बंग भंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं। इसका खूब विरोध हुआ, हिंदू मुसलमानों ने इसका खूब विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार के दौरान, मतलब सुधार इसी दौरान हुआ, उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ। तो इसके बारे में विस्तार समझेंगे। यहाँ से प्रश्न कई पूछे जाते हैं, क्यों हुआ बंगाल का विभाजन, और बाद में इसको 1905 में बेसिकली ये हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में 1911 में इसको एक प्रकार से, जब 1911 में क्या था कि जॉर्ज पंचम दिल्ली आने वाले थे। जॉर्ज पंचम जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स थे, तो मतलब कि राजकुमार थे ब्रिटेन के, तो वो आने वाले थे भारत में भ्रमण के लिए। तो 1911 में दिल्ली में आए वो, तो उसी दौरान एक प्रकार से आंदोलन चूँकि अपने चरम पर था, तो इसी आंदोलन चूँकि ख़त्म करना था, चूँकि वहाँ के राजा जब आएंगे तो देखेंगे कि भाई आंदोलन हो रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे शासन हो रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर एक प्रकार से क्या किया, बंगाल जो विभाजन था उसके लेकर के जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि एक प्रकार से बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। पूरा समझेंगे विस्तार से। कृषि का व्यवसायीकरण देखेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण कैसे किया गया, भारत पर उसका प्रभाव क्या पड़ा कृषि के व्यवसायीकरण पर, यानी कॉमर्शियल एक प्रकार से जो एक प्रकार से कल्टीवेशन होने लगा, कॉमर्शियल कृषि होने लगी। कृषि एक प्रकार से जो निर्वाह कृषि होती थी, यानी कि गेहूँ चावल बोना बंद करो, नील की खेती करो, ये खेती करो, ऐसे तरीके के प्रताड़ना दी जाने लगी भारतीयों को, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में 12वें चैप्टर में रेलवे का विकास और उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतवासियों पर, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट पूरा विस्तार से जानेंगे। 13वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 13वें चैप्टर में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ पूरा डिटेल में जानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल
या एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के दौरान, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस दौरान शिक्षा का विकास कैसे हुआ। इसके अलावा 14वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, मार्ले मिंटो सुधार, 1909 ईस्वी का जो अधिनियम है उसी को 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है, उसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, मार्ले और मिंटो दोनों ये व्यक्ति हैं। और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम जो आया 1919 में, जिसको आप मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 1909 और एक प्रकार से एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ से लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद जो हैं, या लगभग बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान में हूबहू उतार लिए गए या कुछ संशोधन करके ले लिए गए थे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, एक प्रकार से इसमें भी कुछ कमियाँ थीं, इसको बाद में दूर किया गया, लेकिन ये एक प्रकार सबसे बड़ा एक प्रकार से भारत शासन अधिनियम मान सकते हैं, और यहाँ से भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। अगला क्वेश्चन से आपका मतलब अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग भारत में सांप्रदायिकता का उदय कैसे होता है, किस तरीके से भारत में कम्युनलिज्म की उत्पत्ति होती है, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में इसका विकास और इसका उदय कैसे हुआ। सांप्रदायिकता मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दंगा फसाद होना शुरू हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ। भारत विभाजन की जो एक प्रकार से त्रासदी है, पूरी विभीषिका जो एक प्रकार से जो इन अंग्रेज़ों ने मिल करके क्रिएट करी। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत एक रहो, भारत चूँकि जिन्ना और ये सब मिल करके एक प्रकार से पहले से ही अंग्रेज़ों के यहाँ जा करके उनकी गुलामी करते थे, और उनसे यही एक प्रकार से ट्रीटमेंट मतलब उनसे यही कहा करते थे कि भाई हमको पाकिस्तान की मांग हमारी स्वीकार करो, हमको अलग देश चाहिए, ये है वो, दुनिया भर की बात किया करते थे। अंग्रेज़ों को पता था कि भाई ये एक प्रकार से भारत एक नहीं हो सकता, और विभाजन भारत का हो गया। ठीक है, भारत में रियासतों का एकीकरण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और विलय किया रियासतों का, लगभग 565 से ज़्यादा या अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दम पर सभी रियासतों को एक किया, सभी रियासतों को मिला लिया, और भारत जैसा एक प्रकार से आज जो स्वरूप भारत का देख रहे हैं, ये उत्तर से लेकर के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तक ये पूरा भारत जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रकार से इसको एकीकृत किया। इनको एक प्रकार से इसलिए बिस्मार्क कहा जाता है भारत का। इन्होंने सभी का एकीकरण किया और विलय किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही इसमें, पूरी भूमिका इन्हीं की रही, पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन एंड जो है मर्गर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो इस तरीके से आपको यही सब पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है बेसिकली, इतने चैप्टर में आपका कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपका हिस्ट्री का सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक प्रकार से अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है तो आप हिंदी का कोर्स ले सकते हैं, 91 61 93 60 62। बाकी सब्जेक्ट के भी PDF वगैरह जो होंगे, अगर आप हिंदी का कोर्स लेंगे तो इसी में मिल जाएगा। तो इसी पर SMS करें, और आपको लिखना केवल क्या है कि हमको हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए, BA 3rd सेमेस्टर का। मात्र 100 रुपये में आपको पूरा हिंदी गद्य पढ़ाया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ हर एक चैप्टर का PDF नोट्स आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर के एक प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा, इससे मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर जो परीक्षा उपयोगी होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा शास्त्र का, अगर आपको सिलेबस देखना, शिक्षा शास्त्र का भी सिलेबस आपका कल परसों मैंने डिस्कस कर दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा। सो शिक्षा शास्त्र का सिलेबस हो चुका है। समाज शास्त्र का सिलेबस अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, 1-2 दिनों में उसका भी आ जाएगा। और भी जो सब्जेक्ट आपके हैं आप कमेंट कर दीजिए, सभी का सिलेबस और सभी की चैप्टर वाइज वीडियोस आपको जल्दी मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल एक प्रकार से आपको शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सभी के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा। क्लियर, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।